नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विस्तृत रूप में पढ़ाते हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट को भी हल कराते हैं और साथ साथ इस समय कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी यूपी का आने वाला है। अन्य राज्यों के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम इस समय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को विथ एनालिसिस सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है, उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा लैंगिक पहचान, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, संयोगवश। दोस्तों, उभयलिंगी समाज जहाँ पे लिंग के आधार पे सामाजिक भूमिका का निर्धारण किया जाता है, तो आधार होगा वह होगा लैंगिक आधार पे। लैंगिक आधार पे सामाजिक भूमिका का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। यदि हम अर्जित परिस्थिति की बात करें तो अर्जित परिस्थिति जो होती समाज में सामाजिक भूमिका का निर्धारण जो होता है वो औद्योगिक समाजों में होता है और आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति की बहुलता रहती है। और यदि प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो प्रदत्त परिस्थिति में किस सामाजिक भूमिका में रहता है, तो वह होता है पूर्व औद्योगिक समाज, मतलब औद्योगिक समाज से पहले का समाज। जैसे परंपरागत समाज था, जातिगत समाज था, जनजातीय समाज था, तो इसमें प्रदत्त परिस्थिति सामाजिक भूमिका का निर्धारण निर्दिष्ट करती थी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। विकल्प में है कॉम्ट, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन। दोस्तों, कॉम्ट महोदय ने जो है समाजशास्त्र की परिभाषा करते समय लिखा है, समाजशास्त्र स्थितिकी, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जबकि दुर्खिम की बात करें तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का प्राकृतिक विज्ञान है। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने समाजशास्त्र का उद्विकासी सिद्धांत दिया हुआ है और यही बताते हैं कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाज का सावयवी सिद्धांत देते हैं और बताते हैं कि समाज जो है एक मानव शरीर के अनुसार जो है उद्विकसित हुआ है। जैसे मानव का शरीर, मानव जो होता है शिशु अवस्था में, यानी कि जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसके विभिन्न अंग एक भ्रूण अवस्था में होते हैं। फिर धीरे धीरे अंगों का जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाती है वैसे वैसे अंगों का विकास होता है। उसी प्रकार से समाज जो होता था, इसके समस्त अंग जो है एक ही मिले होते थे, कोई भी अंग जो है विकसित नहीं था। जैसे जैसे समाज में जिन संस्थाओं या अंगों की आवश्यकता पड़ी, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, जिन जिन अंगों की आवश्यकता पड़ी, धीरे धीरे ये अंग क्या होते गए, विकसित होते गए। तो यानी कि समाज के ये अंगों का उद्विकास हुआ है।
तो इसलिए यह है समाजशास्त्र के सावयवी सिद्धांतकार हैं। और साथ साथ इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछी जाती हैं। इनकी फर्स्ट प्रिंसिपल जो समाजशास्त्र की पहली पुस्तक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। और एक पुस्तक है इनकी सोशल स्टैटिक्स, यह भी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सोशल स्टैटिक्स किसकी पुस्तक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। समाजशास्त्र की व्याख्या, समाजशास्त्र की परिभाषा कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, किसने परिभाषित किया है? गिलिन एवं गिलिन, टी अबेल, इमाइल दुर्खिम, गिडिंस। तो दोस्तों, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करता है, जो है गिडिंस महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुडिंस एक आधुनिक समाजशास्त्री हैं। गिडिंस से बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन गिडिंस से पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे गिडिंस से एक संरचनावादी विद्वान थे, समाजशास्त्र के संरचनावादी सिद्धांतकार माने जाते हैं ये, और इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि संरचनाकरण की अवधारणा या संरचनाकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो गिडिंस महोदय से। इन्होंने आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज कहा है, जगन्नाथ से इसकी तुलना किया है, और बेलगाम घोड़े के से इनकी तुलना करते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि इसने रनवे सोसाइटी, भगोड़ा समाज, आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज या रनवे सोसाइटी कहा है, तो गिडिंस महोदय ने कहा है। आधुनिक समाज जो है एक भारी भरकम इंजन के समान है, तो भारी भरकम इंजन से आधुनिक समाज की तुलना किसने किया है, तो गिडिंस महोदय ने किया हुआ है। और आधुनिक समाज को बेलगाम घोड़ा कहते हैं, और इन्होंने बताया कि आधुनिक समाज में समय दूरीकरण की बात करते हैं कि समय और दूरी का महत्व क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने प्रतिबिंब समाज की चर्चा करते हैं। इनकी दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। द न्यू रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुर्खिम की पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, उसी के आगे न्यू लगा दिया जाए तो यह गिडिंस की पुस्तक हो जाती है। तो दोनों पुस्तकों में सिर्फ इतना अंतर है, द न्यू रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड जो होता है ये गिडिंस की पुस्तक है, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड जो है ये दुर्खिम की पुस्तक है। और उसके बाद गिडिंस की एक दूसरी पुस्तक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। इसी पुस्तक में इन्होंने मॉडर्न समाज या आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक जो है यह भी गिडिंस महोदय की है। अगला प्रश्न है, मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती है। यह किसने कहा है? विकल्प है मैकआइवर पेज, मैक्स वेबर, सीकोर्ड तथा बुकमैन, राधा कमल मुखर्जी। तो मानव समाज को तेल और बाती से तुलना जो है भारतीय समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो हो जाता है सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको कभी कभी भारत का समाजशास्त्री पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने
1921 ईस्वी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी और इसी समय गिडिंस महोदय ने मुंबई में ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। तो कभी कभी राधा कमल मुखर्जी को भी समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और आगे राधा कमल मुखर्जी के बारे में बात करें तो इन्होंने महाविज्ञान की अवधारणा दी हुई है और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, तो राधा कमल मुखर्जी महोदय रहे हैं। और राधा कमल मुखर्जी के बारे में बात करें तो इन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र, मूल्य का संस्तरण और अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। प्रवासिता का सिद्धांत देते हैं, समुदायों के समुदाय की भी चर्चा करते हैं राधा कमल मुखर्जी महोदय। फ्लोरिंग ऑफ आर्ट की चर्चा करते हैं। इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तक है इंडियन वर्किंग क्लास, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मूल्यों का समाजशास्त्र करके एक पुस्तक इनकी आती है और एक है वननेस ऑफ मैनकाइंड, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ साथ बात करें तो इन्होंने सामाजिक इकोलॉजी शब्द की चर्चा की हुई है। तो यह भी पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ है, तो राधा कमल मुखर्जी ने इसका प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न इसके बारे में बात करें तो 5वां प्रश्न है, एम श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता को इस प्रकार कहा है। जातियों के बीच में अन्योन्य आश्रितता के बारे में चर्चा जो है श्रीनिवास महोदय ने किस रूप में किया है? ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, अखंडता, पारस्परिकता। तो दोस्तों श्रीनिवास महोदय ने जातियों में अन्योन्याश्रितता की बात जो है करते हैं, वह कहते हैं ऊर्ध्वाधर एकता देखने को मिलती है, जातियों के बीच ऊर्ध्वाधर एकता देखने को मिलती है। ये बताते हैं संस्कृतिकरण के माध्यम से जातियां जो होती हैं एक दूसरे अप डाउन करती हैं, मतलब कि संस्कृति के माध्यम से निम्न जातियां जो हैं उच्च जातियों का क्या करती हैं, अनुकरण करती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो श्रीनिवास महोदय जाति में ऊर्ध्वाधर एकता की चर्चा करते हैं। अगर श्रीनिवास के बारे में चर्चा करें तो श्रीनिवास आधुनिक समाजशास्त्र के भारतीय समाजशास्त्रियों में बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जो है रामपुरा गांव का अध्ययन किया हुआ है और रामपुरा गांव में कुर्गों का अध्ययन करते हैं और लिखते हैं। उनकी पुस्तक है अमंग द कुर्ग ऑफ इन साउथ इंडिया, पुस्तक जो है इनकी होती है। और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि रामपुरा की में रहने वाली एक जात है जो ओकालिंगा के नाम से जानी जाती है और ओकालिंगा जाति जो है प्रभु जाति है वहाँ पे साउथ के कुर्गों के अध्ययन में इन्होंने बताया था रामपुरा गांव में। और उसके बाद इन्होंने जो है बताया कि ओकालिंगा में संयुक्त परिवार एक पाया जाता है और वह संयुक्त परिवार को नाड के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नाड क्या है, तो यह ओकालिंगा की एक संयुक्त परिवार प्रणाली है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि श्रीनिवास से बात करें तो इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को दिया हुआ है। उसके बाद संस्कृतिकरण की बात तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ये जो है लौकिकीकरण की बात करते हैं और पश्चिमीकरण की बात करते हैं। श्रीनिवास ये बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ बहुत दिनों तक शासन किया और इस शासन के दौरान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो भी बदलाव आए हैं इसी को उन्होंने क्या कहा है, पश्चिमीकरण। तो कभी कभी ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के किस प्रारूप का अनुसरण किया है, तो यह ब्रिटिश प्रारूप, यानी कि अंग्रेज़ों के आने के फलस्वरूप भारत में जो परिवर्तन आए हैं उसी को उन्होंने
पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया है। और बात करें इनकी पुस्तकों के बारे में तो इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया कि डोमिनेंट कास्ट जो है प्रभु जात की अवधारणा देते हैं और इसी नाम से एक पुस्तक लिखते हैं डोमिनेंट कास्ट। और एक पुस्तक इनकी है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द रिमेंबर्ड विलेज। रिमेंबर्ड विलेज के पीछे एक कहानी है, मैं बार बार बताता हूँ इसको कि रिमेंबर्ड विलेज इन्होंने इसका हिंदी में कहें तो यादों से रचा गांव होता है। होता क्या है कि ये जब क्षेत्र कार्य कर रहे थे, रामपुरा गांव का अध्ययन कर रहे थे, तो ये जहाँ पे ठहरे हुए थे, ये क्षेत्र कार्य में गए हुए थे तो अपनी डायरी साथ में रखते थे और आते हैं तो जहाँ पे ये निवास कर रहे थे किसी कारणवश वहाँ पे आग लग जाती है और इनकी सारी सामग्री क्या होती है, जल जाती है। जो भी शोध कार्य इन्होंने किया था वो जल जाता है। तो इन्होंने जो क्षेत्र में देखा था और जो इनके पास शोध कार्य के दौरान जो डायरी थी, उस डायरी में से याद करते हुए कि ये चीज़ें होती थी, उसके आधार पे उन्होंने इस गांव की व्याख्या किया है। तो इसी को उन्होंने द रिमेंबर्ड विलेज, यानी जो याद आता गया डायरी में लिखे हुए थे उसके आधार पे, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। तो इसे कहते हैं द रिमेंबर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। और एक इनकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जाति में गतिशीलता की बात, पहली बार किसी ने जाति में गतिशीलता की बात कहा था कि जातियां जो है संस्कृति के माध्यम, संस्कृतिकरण के माध्यम से जो है एक वर्ग से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचती हैं। जात की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्होंने बताया कि जात की संरचना नहीं बदलती। जो जाति जो है दूसरी जात का अनुसरण करती है तो 2-3 पीढ़ियों के बाद उनकी परिस्थिति क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है कि न की जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है? सिद्धांत क्या है? एक खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य, खुला चेक है मतलब इसमें जो भी मूल्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें चाहे जो मूल्य भर ले। यह किसने कहा है सिद्धांत के संदर्भ में? लुंडबर्ग, जी.सी. होम्स, पी. लूमिस, पी.एस. कोहेन। तो सिद्धांत को खुला चेक के रूप में जो है पी.सी. कोहेन महोदय ने माना हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व, सी राइट मिल्स जो है सत्ता के त्रिभुज के 3 तत्व हैं, निम्नलिखित में से सही तत्वों के चयन कीजिए। कौन से 3 तत्वों के बारे में उन्होंने चर्चा किया था? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सैनिक और राजनीतिक संरचनाएं, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। दोस्तों, सी राइट मिल्स ने जो है द पावर इलिट बुक में 3 प्रकार के सत्ताधारियों की चर्चा किया हुआ है। इन्होंने 3 प्रकार के इलिट वर्ग की चर्चा किया हुआ है। इन्होंने बताया कि व्यवसायी वर्ग होता है, एक सेना वर्ग होता है और एक सरकार जो होती है। ये तीनों वर्ग क्या होते हैं? इलिट वर्ग के अंतर्गत आते हैं और यही जो है सत्ता पे काबिज रहते हैं, सत्ता का संचालन यही करते हैं। तो इसी को उन्होंने सत्ता के त्रिभुज के रूप में वर्गीकृत किया है। व्यवसाय के लिए उन्होंने बताया आर्थिक, सेना के लिए उन्होंने सैन्य, सरकार के लिए उन्होंने राजनीतिक संरचना की बात की हुई है। तो इस प्रकार से आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं उनके त्रिभुज के अंतर्गत आती हैं और इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है, इसी की तरह भी पूछ लिया जाता है, व्यावसायिक, सैन्य और सरकार के रूप में किसने माना है? तो सी राइट मिल से। जैसे आर्थिक की जगह पर व्यावसायिक आ जाएगा, सैन्य के जगह पे सेना आ जाएगा और जो है राजनीतिक के जगह पे सरकार आ जाएगा।
तो इस प्रकार से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह त्रिभुज के रूप में किसने माना है, तो फिर यह भी सी राइट मिल्स की अवधारणा है। पावर एलिट इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसी पुस्तक में इन्होंने इसकी चर्चा की हुई है। और साथ साथ इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुस्तक एक और मिलती जुलती इसी से पुस्तक है जो दूसरे विद्वान है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा अभी बताया कि द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड और रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, उसी प्रकार से ये पुस्तक है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। पुस्तक जो है सी राइट मिल्स की है। द न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन जो है स्टीव फुलर की पुस्तक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जब न्यू लग जाए सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में अगर न्यू लगा हुआ है तो स्टीव फुलर की है, और अगर केवल सोशलॉजिकल इमेजिनेशन है तो यह सी राइट मिल्स की पुस्तक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष का प्रकार, ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। सामाजिक, ये द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष का प्रकार वाला सिद्धांत किसने दिया है। विकल्प में है कोजर, राल डेहरनडॉर्फ, कॉलिंस, अल्थुजर। तो दोस्तों द फंक्शन, सामाजिक संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत जो है वह कोजर महोदय देते हैं, तो उन्हीं की यह पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। लेविस कोजर महोदय की पुस्तक है। ये एक संघर्षवादी प्रकारवादी सिद्धांतकार हैं। इन्होंने बताया कि बाह्य संघर्ष की वजह से समाज के आंतरिक भागों में क्या होता है, देखा जाए तो एकता आती है, संगठन आता है। जैसे देखिए, जब परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई हुई रहती है, किंतु यदि दूसरे परिवार से संघर्ष होता है तो दोनों के परिवार में एकता या संगठन आ जाता है। एक और उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसे गांव के लोगों में आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, किंतु यदि दूसरे गांव से गांव की लड़ाई हो जाती है तो गांव के समस्त सदस्य क्या हो जाते हैं, एकजुट होकर के दूसरे गांव से क्या करते हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संघर्ष की वजह से समाज में, आंतरिक समाज में क्या होता है, संगठन आता है, एकता आती है। इसी को उन्होंने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत कहा हुआ है। जैसे एक उदाहरण उन्होंने और प्रस्तुत किया कि जैसे एक देश का दूसरे देश से लड़ाई हो जाए। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं चुनाव के लिए देश में आपस में बहुत लड़ती झगड़ती रहती हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भी संघर्ष होता रहता है। किंतु जब एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होता है तो सभी लोग मिल करके दूसरे देश से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तो यह भी लेविस कोजर के अनुसार क्या है, संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत है। क्योंकि देश का संघर्ष होने की वजह से देश के अंदर एकता एवं संगठन आया। तो यह संघर्ष का क्या है, प्रकारवादी है, सिद्धांत है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अभिनय शास्त्री, अभी ध्यान रखिएगा, यह अभिनय शास्त्री सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो गॉफमैन महोदय ने। तो किस पुस्तक में दिया है, तो नीचे 4 पुस्तकों का नाम है। चारों पुस्तकें जो हैं गॉफमैन महोदय की हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। तो यह सभी 4 के चारों पुस्तकें जो हैं गॉफमैन महोदय की है। और गॉफमैन महोदय ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक में पहली बार इन्होंने अभिनय शास्त्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। तो यह
इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। गॉफमैन से बनने वाले और प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत, इसी सिद्धांत को नाटककारिता का भी सिद्धांत कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में जो है अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अभी देखिए ये नीचे लिखा हुआ है स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, कलंक की भी अवधारणा जो है गॉफमैन महोदय ने दिया हुआ है। एक प्रश्न और पूछा जाता है इंटरेक्शन रिचुअल की बात कौन करता है, तो इरविन गॉफमैन महोदय भी करते हैं इंटरेक्शन रिचुअल की बात, तो यह भी प्रश्न इनसे बनते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकता की अवधारणा किस विचारों से संबंधित है। जिसमें पूछा हुआ है कि उत्तर आधुनिकता के निराशावादी सिद्धांत, निराशावादी का मतलब कि उत्तर आधुनिकता आ जाने से समाज में निराशा आएगी, न कि समाज अच्छाई की तरफ जाएगा, ऐसा विचार किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। विकल्प में है जेमिन्सन एवं बार्डिलार्ड, लियोटार्ड एवं दरिदा, गिडेंस एवं स्मिथ, हैबर मास एवं कैसेल्स। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें सभी जो है उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा के से मिलते जुलते हैं, किंतु अगर उत्तर आधुनिकता की निराशावादी सिद्धांतकारों में देखा जाए तो जेमिन्सन और बार्डिलार्ड महोदय हैं, तो इस प्रकार से ए विकल्प जो होता है सही हो जाता है। यदि हम बार्डिलार्ड के बारे में बात करें तो बार्डिलार्ड महोदय ने जो है बताया कि समाज में जो है उत्तर आधुनिक समाज जो है एक आहत समाज है। उत्तर आधुनिक समाज में जो है मीडिया का महत्व ज़्यादा हो जाएगा, व्यक्ति या समाज का महत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। इसमें मीडिया जो है एक प्रतिबिंब रूप में काम करेगी, जो मीडिया के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसी को लोग सच मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर आधुनिकता का निराशावादी सिद्धांतकार जो हैं बार्डिलार्ड महोदय को माना जाता है। इन्होंने बताया कि उत्तर आधुनिक समाज एक क्या है, उपभोक्तावादी समाज है, और यह उपभोक्तावादी समाज कैसे बनता है, तो यह कहते हैं कि यह मीडिया जो है प्रकृति के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताती है, तो इस प्रकार से समाज उसके उपभोग की तरफ क्या होती है, आकर्षित होता है। वह सोचता है, व्यक्ति सोचता है कि यह चीज़ तो हमारे पास होना चाहिए। जैसे देखिए कोई मीडिया के माध्यम से सिमुलेशन को, किसी वस्तु को बार बार दिखाता है, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, अगर पैसा आएगा तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को खरीदूंगा। तो इसके आधार पे ये कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में मीडिया समाज है, इसमें जो है यह समाज जो है उपभोक्तावादी समाज है। और उपभोक्तावादी समाज कैसे बनता है, तो यह जो है सिमुलेशन, प्रतिकृति यानी नकल के माध्यम से बनता है। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि संरचनावाद, मार्क्सवाद और प्रतीकात्मक विनिमय के सिद्धांतों की ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अब जेमिन्सन के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने विलंबित पूंजीवाद की बात किया हुआ है, लेट मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कहा कि इस समाज में संस्कृति का क्या हो रहा है, परडीकरण हो रहा है, बाजारीकरण होता है। आधुनिक समाज में वस्तुएं नहीं संस्कृति बेची जा रही है। और इन्होंने सामाजिक बहुलवाद की चर्चा करते हैं। तो यह भी जेमिन्सन से प्रश्न बनते हैं कि किसने विलंबित पूंजीवाद की बात किया हुआ है, तो फ्रेडरिक जेमिन्सन महोदय ने किया हुआ है। संस्कृति का परडीकरण हो रहा है, ये किसने कहा है, तो यह भी जेमिन्सन महोदय ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा है। पैराडाइम शिफ्ट की चर्चा कौन करता है, की अवधारणा कौन देता है। विकल्प में है पॉल फेयरब्रैंड, थॉमस कुहन,
लैक्टोस, मैक्स वेबर। तो दोस्तों पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो थॉमस कुहन महोदय देते हैं। इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थॉमस कुहन जो है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखते हैं, उसी में इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा को रखते हैं। अगला प्रश्न है, पर संस्कृति अध्ययन किस अनुसंधान विकल्प के उदाहरण हैं? पर संस्कृति अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान के अभिकल्प हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर संस्कृति अध्ययन तभी किया जा सकता है जब हम दो संस्कृतियों के बीच में अध्ययन करते हों, और दो संस्कृतियों के बीच में जब वो अध्ययन होता है वो होता है तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पार सांस्कृतिक अध्ययन जो होते हैं वो तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के रूप में आते हैं। इसमें पार संस्कृति का अध्ययन करना होता है तो कम से कम दो संस्कृतियों, किसका पर संस्कृति ग्रहण हो रहा है या कौन संस्कृति किससे क्या ले रही है, हम जब तक दो संस्कृतियों को तुलना नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि कौन किस प्रकार का पर संस्कृति ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान एक अभिकल्प के माध्यम से ही हम पार सांस्कृतिक अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची दी हुई है, सूची का मिलान करना है। सूची एक में जो है परिप्रेक्ष्य है और दूसरे में परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्वान का नाम है। पहला है भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, सामने है लुई डूमा, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य रणजीत गुहा, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य ए.आर. देसाई, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य सुरजीत सिन्हा। तो दोस्तों भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से जी.एस. घुरिये, लुई डूमा जुड़े हुए हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से ए.आर. देसाई महोदय जुड़े हुए हैं। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें तो सुरजीत सिन्हा महोदय जुड़े हुए हैं, और अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य जो है ये रणजीत गुहा जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से 1 3 4 2 1 3 4 2 डी विकल्प में है। डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यस 1 3 4 2। अब दोस्तों कुछ और भी विद्वान हैं इन परिप्रेक्ष्यों से जुड़े हुए, तो मैं इनके अलावा भी कुछ विद्वान हैं, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। जैसे भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य में लुई डूमा आते हैं, जी.एस. घुरिये आते हैं। इसे वाग्मय परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य या वाग्मय परिप्रेक्ष्य। तो कौन कौन जुड़ा हुआ है, लुई डूमा, जी.एस. घुरिये, इरावती कर्वे, ए.के. शरण जुड़े हुए हैं, और के.एम. कापाडिया महोदय। मतलब 5 विद्वान जो हैं भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। के.एम. कापाडिया, इरावती कर्वे, ए.के. शरण, लुई डूमा और जी.एस. घुरिये। यदि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से बात करें तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में ए.आर. देसाई महोदय हैं, एक आते हैं डी.पी. मुखर्जी महोदय हैं, और एक विद्वान है डी.डी. कौशाम्बी। तो इस प्रकार से ये तीनों विद्वान जो हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से हैं। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सुरजीत सिन्हा, इसके अलावा जो हैं एन.के. बोस भी आते हैं सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से। अधीनस्थ समूह उपागम, इसी को जो है उपाश्रित उपागम या दलित उपागम के नाम से भी जाना जाता है। दलित उपागम या उपाश्रित उपागम के अंतर्गत आते हैं आपके रणजीत गुहा, इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके आते हैं। डेविड हार्डीमैन भी जो है अधीनस्थ उपागम से संबंधित हैं, और उसके बाद गेल आमवेट जो हैं ये भी दलितवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। इस
चारों परिप्रेक्ष्य के अलावा एक और परिप्रेक्ष्य का से अध्ययन होता है जिसे हम संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में श्रीनिवास हैं, दुबे हैं, मजूमदार हैं और आंद्रे बेतई हैं। तो इन विद्वानों को भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी सिर्फ यही पूछ देता है कौन किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, कभी कभी इस प्रकार से मिलान में भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। राजीव भार्गव, पुस्तक का नाम है इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। टी.एन. मदान, सोशियोलॉजी, एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड। आंद्रे बेतई, पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। बाविस्कर और अटवुड, इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस, फॉर्म एंड लिमिट्स ऑफ मेथडोलॉजी। तो राजीव भार्गव की पुस्तक की बात करें तो यह है इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस, फॉर्म एंड लिमिट्स ऑफ मेथडोलॉजी। तो इस प्रकार से ए का जो है 4 हो जाएगा। और टी.एन. मदान की पुस्तक की बात करें तो टी.एन. मदान की पुस्तक है पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। तो बी का 3। आंद्रे बेतई की बात करें तो आंद्रे बेतई ने लिखा हुआ है सोशियोलॉजी, एसेस ऑन अप्रोच एंड मेथड। इस प्रकार सी का 2 हो जाएगा। और बाविस्कर और अटवुड की पुस्तक की बात करें तो इनसाइड आउटसाइड टू व्यूज ऑफ सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। तो इस प्रकार से डी का 1 हो जाएगा। अब देखें इस प्रकार से तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 सी में है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 3 2 1 जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है? ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सत्य को जानना है तो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ही हम सत्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसने कहा है? कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेस, ए उल्फ। तो दोस्तों, सत्य को जानने का संक्षिप्त मार्ग नहीं है, इसे वैज्ञानिक विधि से गुजरना ही होगा। यह कोटेशन जो है कार्ल पियर्सन महोदय का है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कार्ल पियर्सन महोदय से और प्रश्न बनते हैं जो सामाजिक सोच से संबंधित हैं। तो कार्ल पियर्सन महोदय जो है सहसंबंध गुणांक की अवधारणा देते हैं और बताते हैं कि दो चरों के बीच में जो रैखिक संबंध देखने को मिलता है दशाओं के रूप में, उसका जो संख्यात्मक मान होता है वो क्या होता है, सहसंबंध गुणांक के नाम से जाना जाता है। और सहसंबंध गुणांक जो होता है हमेशा इसका मान जो होता है -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। यदि सहसंबंध गुणांक का रिजल्ट जो है -1 आया है तो नकारात्मक है, यानी कि दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। यदि यह संख्यात्मक मान +1 आया हुआ है तो दोनों जो चर हैं उनके बीच में बहुत महत्वपूर्ण संबंध देखने को मिलता है, ऐसा जो है कार्ल पियर्सन महोदय कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर मान जो है 0 के रूप में आया है तो इसका मतलब कि इन दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, न सकारात्मक संबंध भी नहीं है, नकारात्मक संबंध भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी यही पूछ लेता है कि सहसंबंध गुणांक का मान किसके किसके बीच में रहता है, तो यह -1 से +1 के बीच में रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी विधि उपलब्ध है, तो वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यह परिभाषा किसने दी है? मतलब अपने उपकल्पना को सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि जो है उपलब्ध है, कौन सी विधि से हम उपकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं, यदि हमको नहीं पता है तो व्यवहारिक प्रश्नों को निर्माण में हम सफल नहीं हो सकते हैं। यह परिभाषा किसने दिया हुआ है? विकल्प में है गुड एवं हार्ट, जहोदा, पी.बी. यंग, बर्नार्ड। तो दोस्तों यह परिभाषा जो है गूढ़े एवं हार्ट महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गूढ़े एवं हार्ट के बारे में बात करें तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक का नाम है इनके। मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक जो है गूढ़े एवं हार्ट महोदय की है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? समाज शास्त्र में समाज में जो है स्तरीकरण का केंद्रीय अंग किसे नहीं मानते हैं? तो मैक्स वेबर महोदय ने एक पुस्तक लिखी है क्लास, स्टेटस एवं पावर, इसी को पार्टी के नाम से भी ये उल्लेख करते हैं। और इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रकार बताए हुए हैं। एक उन्होंने वर्ग की चर्चा करते हैं, पद की चर्चा करते हैं और शक्ति, क्लास, स्टेटस और पावर, जिसे इन्होंने पार्टी भी कहा हुआ है, तो इसकी चर्चा करते हैं। ये सत्ता की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि मैक्स वेबर के बारे में बनने वाले और प्रश्नों के बारे में बात करें तो ये जो है इन्होंने मार्क्स के भूत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था आर्थिक निर्धारणवाद, उसका इन्होंने समर्थन करते हुए नया विचार दिया था। इन्होंने कहा कि मार्क्स महोदय, आप सही हो सकते हैं कि समाज में आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन लाती है, लेकिन आप पूर्णतः सही नहीं हैं। कहीं कहीं पे समाज में अन्य व्यवस्थाओं से भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे उन्होंने बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की वजह से पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो धर्म का पूंजीवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो यह भी जो है मैक्स वेबर महोदय का है। और मैक्स वेबर महोदय सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी देते हैं। उसके बाद सत्ता की चर्चा करते हैं और सत्ता को 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं, तार्किक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता की बात करते हैं। इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है इनकी पुस्तक का नाम है। तो आप लोग इसको भी नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक न किया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? मॉरिस जिन्सबर्ग, मैकाइवर तथा पेज, लेविस्कोजर, टालकट पार्सन्स। तो दोस्तों समाजशास्त्र की परिभाषा लिखते हुए समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों का और दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह परिभाषा जो है मॉरिस गिन्सबर्ग महोदय ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मॉरिस गिन्सबर्ग की पुस्तक की बात करें तो इन्होंने सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखन किया हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? तो मॉरिस गिन्सबर्ग ने लिखा है। एक इनकी और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, पुस्तक किसकी है?
द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक भी मॉरिस जिन्सबर्ग महोदय की है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना, सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादन कौन है? वास्तविक सामाजिक संरचना और क्या है सामान्य सामाजिक संरचना की बात कौन करता है? विकल्प में है रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन्स। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता रहता है। तो यह वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का उल्लेख जो है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा करें तो ये एक संरचना प्रकारवादी सिद्धांतकार हैं। इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र को समाज का प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है और ये अंडमान आइसलैंडर का अध्ययन करते हैं। जैसे अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन जो है मेलिनोव्स्की महोदय ने किया था, तो उसमें कुछ पहलू ऐसे थे जो छूट गए थे, तो इन्होंने अध्ययन किया है। और एक पुस्तक है इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। यह पुस्तक भी रेडक्लिफ ब्राउन की है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसके आधार पे क्या है आंसर देना है। R.L. Ackoff, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, P.B. यंग, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, गुड़े एवं हाथ, मेथड इन सोशल रिसर्च, F.L. व्हिटने, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने बताया कि गुडे एवं हार्ट की पुस्तक है मेथड इन सोशल रिसर्च। तो इस प्रकार से C का 3 हो जाएगा। तो पहले इसको ही मिला लेते हैं, C का 3 एक ही में है। जी, और उसके बाद बात करें तो R.L. एकाफ की पुस्तक है जो वो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च है, तो इस प्रकार से 4 हो जाएगा। P.B. यंग की बात करें तो यह पुस्तक जो है द साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक जो है P.B. यंग की है, तो ये हो जाएगा। F.L. व्हिटने की बात करें तो ये पुस्तक जो है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च है। तो इस प्रकार से 4 2 3 1 4 2 3 1 जो है C विकल्प 4 2 3 1। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन 4 2 3 और 1। इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन गलत है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। 4 2 3 1 विकल्प जो होगा वो सही होगा। इस प्रकार से यह 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे पूर्ण होती है। दोस्तों यदि आप लोगों ने भी वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि कोई भी समस्या हो, यदि प्रश्न अच्छे न लगे हों, प्रश्नों की व्याख्या अच्छी न लगी हो, फिर भी आप कमेंट करके हमको सूचित करें, तो जो भी कमियां होंगी हम इसमें अगले वीडियो में सुधार करेंगे। कोशिश करेंगे हम अच्छे से अच्छे नए वीडियो ले आएँ आप लोगों के पास, और मैं आशा करूं कि आप लोग सफल हों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।